माननीय कुलपति स्वर्णिम गुजरात बोर्ड यूनिवर्सिटी गांधीनगर गुजरात तथा आज के इस चर्चा सत्र के प्रमुख वक्ता माननीय विक्रम सिंह सर, डॉक्टर विक्रम सिंह सर, माननीय डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा सर, आप सभी को प्रणाम। आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन। इस योग दिन के जो चर्चा सत्र है, उस चर्चा सत्र में आज के मुख्य अतिथि, इनका परिचय देने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी सर जी, जो कि वैनगंगा फिजिकल एजुकेशन के प्राचार्य हैं, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। वैनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्थान नागपुर के बैनर तले राजीव गांधी महाविद्यालय सड़क अर्जुनी एवं वैनगंगा शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय साकोली के द्वारा आयोजित एक दिवसीय नेशनल वेबिनार जीवन में योग का महत्व के विषय पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित की जा रही है। आज बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे बीच इस वेबिनार में हमारे देश की महान हस्तियां पधारी सहभाग ले रही हैं। इस वेबिनार में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अर्जुन सिंह जी राणा, वाइस चांसलर स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी गांधीनगर एवं प्रमुख वक्ता डॉक्टर विक्रम सिंह, सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन JNU न्यू दिल्ली एवं डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर HOD फिजिकल एजुकेशन स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट यूनिवर्सिटी गांधीनगर भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं आप सभी का हृदय के साथ स्वागत करता हूं और इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आभार प्रकट करता हूं। अब मैं हमारे बीच उपस्थित सर्वप्रथम इस वेबिनार के मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्जुन सिंह जी राणा, माननीय कुलपति महोदय, स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स गांधीनगर, आप भारत सरकार एवं गुजरात सरकार के कार्यक्रम फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर एवं नोडल अधिकारी हैं। आपने शारीरिक शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में एवं खेल प्रबंधन में डॉक्टर की उपाधि हासिल की। आप BCCI के साथ लंबे समय तक फिजियो ट्रेनर के रूप में जुड़े रहे और ICC 20 वर्ल्ड क्रिकेट विश्व के टीम मैनेजर भी रहे। आपके द्वारा जिस स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय का स्वर्णिम विकास एवं अथक प्रयास से बड़ी मेहनत के साथ विश्वविद्यालय को कोविड-19 के दौरान स्वस्थ रहने के लिए अंग्रेजी, हिंदी एवं गुजराती माध्यम में अनेक योग्य पुस्तकें तैयार की, जो कि कोविड-19 से बचने के लिए बेहद लाभदायक साबित हुई। यदि मैं आपके बारे में अन्य बात भी बताना प्रारंभ करूं, तो आज की वेबिनार का संपूर्ण समय समाप्त हो जाएगा। अतः अत्यंत प्रतिभा के धनी हैं ऐसे महान विद्वान हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं इनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। इसी प्रकार आज हमारे बीच वेबिनार में प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर विक्रम सिंह, आप शारीरिक शिक्षा के महान विद्वान, आपके द्वारा आपको 2016 में डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर पुरस्कार योग के लिए दिया गया। आपने लगभग 200 रिसर्च पेपर तैयार किए, ऑफलाइन अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए। बहुत ही आप विद्वान वक्ता हैं। मैं अपने ज्ञान से लाभान्वित होने के लिए आपको आमंत्रित करता हूँ। आप जेएनयू में असिस्टेंट हेड और हेड पोस्ट पर विद्यमान हैं। इसी प्रकार हमारे बीच एक प्रमुख वक्ता के रूप में डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी हैं। आप एसोसिएट प्रोफेसर HOD फिजिकल एजुकेशन स्वर्णिम गुजरात स्टेट यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कार्यरत हैं। आपके द्वारा फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है, यह सबको विदित है। इसलिए मैं आप तीनों महान फिजिकल एजुकेशन के योग प्रशिक्षकों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मैं अब मैडम को आमंत्रित करता हूं आगे के लिए। सबको माइक समाप्त। धन्यवाद। सर जी ने अभी भी आप सभी अतिथिगणों का स्वागत किया है। मैं भी आप सभी का पुनश्च स्वागत करती हूँ। और ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के जो अवसर है, ये अवसर पर हमने एक दिवसीय चर्चा सत्र का आयोजन किया। इस चर्चा सत्र का उद्देश्य बताने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जितेंद्र कुमार ठाकुर साहब। प्रथम वेनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्था द्वारा संचालित वेनगंगा शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय और दूसरे हमारे जो महाविद्यालय राजीव गांधी महाविद्यालय, दोनों की ओर से आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपने हमें जो बुलाया, हमें जो आपने इनवाइट का अवसर दिया और आपने हमें स्वीकार किया, जो उसके लिए तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर करेंजेकर साहब और करेंजेकर मैडम का आभारी हूँ। इन्होंने इतने अच्छे विद्यालय की स्थापना किया। 17 कॉलेज चलते हैं, उसके अंदर में फिजिकल कॉलेज और राजीव गांधी महाविद्यालय, दोनों महाविद्यालय है, उन्हीं के अंदर में ये चलते हैं। तो मैं आज का उद्देश्य कि आधुनिक जीवन में योग क्या क्या महत्व है, हम योग को किस प्रकार से कैसे करना चाहिए, क्या महत्व है, हम आज जो दौर से गुजर रहे हैं उस दौर में हमें योगा की क्या आवश्यकता है। बिना हम चाहते शरीर स्वस्थ है, लेकिन चाहने से नहीं, जब तक हम नहीं करें उसके लिए हमें ज्यादा वक्त नहीं लगता। क्योंकि हमारे जो मुख्य वक्ता है उनको हमें सुनने, जो महान विभूतियां हैं, हमारे भाई चांसलर साहब विक्रम सिंह जी, तीनों को सुनने के लिए हमारे सभी श्रोता हमारे करीब 400 जुड़ चुके हैं। इनके लिए हमें तहे दिल से बात करता हूँ। सभी जितने हमारे जुड़े हुए सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। आइए कार्यवाही को मैडम को हैंड ओवर करता हूँ ताकि हमारी मुख्य अतिथि को वो इन्वाइट कर सके। थैंक यू मैडम। धन्यवाद सर जी। आज एक दिवसीय चर्चा सत्र में जो हमने वेनगंगा बहुउद्देशीय संस्था द्वारा संचालित कॉलेज में आयोजित किया है, उसमें सभी श्रोतागण और अतिथिगण का मैं स्वागत करता हूँ। आज के मुख्य अतिथि है माननीय स्टेट डॉक्टर अर्जुन सिंह राठौर, वाइस चांसलर स्वर्णमी गुजरात यूनिवर्सिटी का। मैं सर से अनुरोध करूंगी आपका बहुमूल्य जो विचार है वो हमें प्रदान करें। नमस्कार, प्रणाम, वंदनम। वेनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्था नागपुर संचालित वेनगंगा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन साकोली की ओर से आयोजित एक दिवसीय योगा के ऊपर इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन लाइफ टॉपिक के अंतर्गत आयोजित इस वेबिनार में उपस्थित संस्था के अध्यक्ष महोदय, कॉलेज के प्रिंसिपल श्री मान्य श्री JK ठाकुर साहब, आज के स्पीकर और हमारे सीनियर और गुरुजी
ऐसे डॉक्टर विक्रम सिंह साहब, मेरे कलीग और भाई, और आज के दूसरे स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा जी, जो कि स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की भूमिका में कार्यरत है। आप सभी को मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा, स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की ओर से नतमस्तक वंदन प्रणाम करता हूं। योगा दिन की शुरुआत आज 21 जून को हम करने जा रहे हैं। इस अवसर पर हमें परम श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि इन्होंने विश्व के फलक पर योगा को इंटरनेशनल नाम दिया और योगा को एक पहचान अंतरराष्ट्रीय विश्व फलक पर दी, जो कि हमारे विश्व गुरु बनने का एक सपना साकार करने के लिए एक पहला सोपान है। उसी तरह हमारे गुजरात की बात करूं तो हमारे गुजरात के संवेदनशील और निर्णायक मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय भाई रूपाणी साहब ने पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में से सबसे पहले गुजरात के अंदर पिछले साल गुजरात योग बोर्ड की स्थापना की। गुजरात योग बोर्ड के अंतर्गत हम लोग 1 लाख ट्रेनर्स गुजरात राज्य के 33 जिले 252 तालुकाओं के अंदर बनाने जा रहे हैं, जो भी घर घर जाकर योगा का एक जन आंदोलन चला रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर एंड नोडल ऑफिसर होने के वास्ते फिजिकल फिटनेस और मेंटल टफनेस, मेंटल स्ट्रॉन्ग, मेंटल वेलबीइंग आदमी का होना बहुत ही जरूरी है। कोविड की इस महामारी में हम लोग सात्विक आहार कैसे ले, योगा प्राणायाम नियमित रूप से कैसे करें, उसकी एक पुस्तिका, एक मार्गदर्शिका हिंदी, इंग्लिश और गुजराती के अंदर हमारे युवक सेवा सांस्कृतिक खेलकूद विभाग ने तैयार की और हमारी स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की टीम ने उसको एक घर घर जाकर पहुंचाने के लिए उसका बीड़ा उठाया। आप लोगों को भी मैं अनुरोध करता हूं, माननीय सुधीर कुमार शर्मा जी को अनुरोध करता हूं कि वो जेके ठाकुर साहब को हिंदी और इंग्लिश में ये पुस्तिका आगे जाके अभी ऑनलाइन ही दे, ताकि हमारे सभी छात्र, कॉलेज के छात्र और नागपुर महाराष्ट्र के जितने भी हमारे साथ छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन के हो या कोई भी फैकल्टी के, वो पढ़े, उनको फॉलो करे, घर में रह के कैसे फिजिकल फिटनेस, मेंटल वेलनेस और सात्विक आहार, वेजिटेरियन डाइट कैसे लिया जाए, उसका पालन कर सके। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोविड की इस महामारी का अगर आप एनालिसिस करें तो कोविड और आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, दोनों के अंदर एक कंपैरेटिव स्टडी हमने किया है कि वो दोनों को उसमें एक समानता है। देयर इज ए यूनिफॉर्म पैटर्न बिटवीन टू थिंग्स। कोविड-19 भी कोई भी धर्म, जाति, ज्ञाति, आबाल वृद्ध किसी को देखता नहीं है, वो खाली मौत देता है। सेम एज आतंकवाद भी कोई भी धर्म, जाति, ज्ञाति, आबाल वृद्ध को देखता नहीं है, वो मौत देता है। अच्छा, दोनों का मुकाबला कैसे करें, दोनों में से कैसे बचे, इसके लिए हमें सतर्कता रखनी जरूरी है। हमारे शरीर को फिजिकली फिट, मेंटली स्ट्रांग रखना जरूरी है और हमें हमारी इम्यून सिस्टम को बहुत ही मजबूत बनाना पड़ेगा। इसके लिए हमें नियमित व्यायाम, नियमित योगा, प्राणायाम और सात्विक आहार का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि हम कोरोना की आने वाली वेव को भी हम लोग उसको टाल सके और कोरोना और आतंकवाद जैसी महामारी का मुकाबला कर सके। अभी मैं ये समझ रहा हूं एज ए स्पोर्ट्स पर्सन कि डिफेंस का जमाना नहीं है। वी हैव टू अटैक टू कोविड, उसका मुकाबला करना है, उसके लिए हमें फिजिकली फिट, शारीरिक सज्ज रहना है और योगा के माध्यम से हम लोग फिजिकली फिट और मेंटली स्ट्रांग जरूर रह सकेंगे। हमारे सभी ऑर्गन्स को अच्छा रख सकेंगे, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकेंगे, हमारे लीवर, पैनक्रियाज, हमारे सभी ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के सिस्टम को, हम लोग तन को भी स्वस्थ करेंगे, हम लोग मन को भी स्वस्थ करेंगे। योग का काम है सबको जोड़ना। तो आज हम जेके ठाकुर साहब को आज धन्यवाद अदा करते हैं कि जिन्होंने स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को याद किया और सुधीर कुमार शर्मा जी के माध्यम के द्वारा हमें आप
आपके तक पहुंचाया और आपकी कॉलेज और आपके संस्थान तक हमें जोड़ा। तो योग में तो ये ताकत है, वो दो अनजान लोगों को भी जोड़ने का कार्य करता है। तो योग के माध्यम से आइए, हमारे स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़े और आपकी कॉलेज के स्टूडेंट्स आने वाले दिनों में, आने वाले साल में स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने के लिए स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के द्वार पे आए। हमारे द्वार आप लोगों के लिए हमेशा खुले। इसके अलावा मैं एक अपील और करना चाहूंगा कि फिजिकल फिटनेस और फिट इंडिया मूवमेंट के तहत, फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आप लोग आपकी कॉलेज में फिट इंडिया यूथ क्लब की स्थापना करें, जिसके अंदर फिजिकल फिटनेस के प्रोग्राम चले, मेंटल वेलनेस के प्रोग्राम चले और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आपकी फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में डेढ़ महीने के कोर्सेज भी ऑफर करेंगी। फिटनेस एंड वेलनेस के कोर्स, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के कोर्स, जो एड ऑन कोर्स के रूप में आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत आप अपने छात्रों को प्रोवाइड कर सकेंगे, ताकि उनका एपीआई भी बढ़ेगा, प्रोफेसर्स का एपीआई भी उसमें बढ़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर्स का फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हम चलाएंगे। और उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर होगी कि बच्चों को क्रेडिट भी मिलेगी और उसके साथ साथ हमारे देश का, हमारे राज्य का, हमारे राष्ट्र का निर्माण भी होगा। और इसी के सहारे हम लोग अपने बच्चों को, अपने छात्रों को चारित्रवान, बलवान और राष्ट्रवादी भी बनाएंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स की भाषा के द्वारा, स्पोर्ट्स भी कोई धर्म, जाति, ज्ञाति में भेदभाव नहीं रखता। कोई भी व्यक्ति स्पोर्ट्स में, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स, योगा में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो कोई भी एज का हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो, कोई भी राज्य का हो। तो स्पोर्ट्स और योगा की भाषा, कॉमन लैंग्वेज के द्वारा हम लोग एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का भी निर्माण कर सकेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग एक नए भारत का निर्माण करके एक अखंड भारत का, एक मजबूत भारत का निर्माण कर सकेंगे। हमारा काम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के अंदर जो भी प्रोफेसर्स, टीचर्स स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एज ए लेक्चरर, एज ए टीचर, एज ए पीटीआई काम कर रहे हैं, वो लोग सही मायने में फिट इंडिया मूवमेंट के वॉरियर्स है। और इन्हीं वॉरियर्स के द्वारा हमें फिट इंडिया मूवमेंट भी चलानी है, फिजिकल एजुकेशन का भी हमें विकास करना है और हमें केजी से लेके पीजी तक हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट बने, ऐसी मुहिम भी चलानी है। आप सभी को इस योगा दिन में बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आप सभी का धन्यवाद भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके एक मुख्य मेहमान के रूप में यहाँ पे बुलाया। आप सभी को मेरी वाणी को विराम देते हुए जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की जय, वंदे मातरम। और हम लोग हमारा प्रोग्राम ओम के नाद से द्वारा शुरू करें। आप लोग जो भी आपने कर सको मेरे साथ, वो लोग हमारे साथ हिस्सा ले। ओम के नाद के द्वारा हम लोग शुरू करेंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। मैं सर के बारे में इतना कुछ सुन चुकी हूँ और हम सभी जानते हैं, हम सभी परिचित हैं, लेकिन उनके बारे में एक उर्दू में जो कहावत है वो कहने का मन कर रहा है, सजद की कामयाबी को ऊंचाई से न, सजद मतलब पेड़ बोलते हैं उर्दू में, सजद की कामयाबी को ऊंचाई से ना नापो, सजद की कामयाबी को गहराई से देखो। मतलब आपके बारे में जितना भी सुनो, जितना भी पढ़ो, आपकी किताबें पढ़ो, उतनी गहराई और पढ़ने का मन करता है। ये जो है आज आपने हमको अनमोल विचार दिए, उस अनमोल विचार के लिए धन्यवाद सर जी। और ऐसे और कार्यक्रम, अभी कोविड के जो प्रादुर्भाव है, वो कोविड की वजह से हम तो आपसे ऐसे फेस टू फेस मिल नहीं सक रहे, लेकिन आपको हम इनवाइट करते हैं हमारे महाराष्ट्र में वेनुगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्था के कॉलेज में जरूर आइएगा सर जी। आपका तहे दिल से हम हमेशा स्वागत करेंगे। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। वैसे तो लोग मिल जाते हैं हर मोड़,
वैसे तो लोग मिल जाते हैं मोड़ पर, सर आपके जैसे अनमोल विचार प्रदान करने वाले कोई अनमोल नहीं होते, अनमोल नहीं होते। धन्यवाद सर जी, ऐसे अनमोल विचार आप हमेशा हमें प्रदान किए करें। और इसके बाद में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय डॉक्टर विक्रम सिंह सर को, जो कि सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन न्यू दिल्ली। मैं उनसे आमंत्रित करती हूँ कि वो भी हमको अनमोल विचार रखते करें। सर आपका स्पीकर ऑन करो। सर आपका स्पीकर ऑन करो। सर जी आवाज अभी आवाज आ रही? आ रही सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आई एक्सप्रेस माई ग्रेटिट्यूड एंड थैंकफुलनेस टू वानगंगा विकास संस्थान नागपुर, राजीव गांधी महाविद्यालय सड़क डिस्ट्रिक्ट गोंदिया in collaboration with वानगंगा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन भंडारा महाराष्ट्र, कि आप लोग जॉइंटली आज का एक वन डे नेशनल सेमिनार ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ योगा इन लाइफ, विच इज अ वेरी रेलेवेंट टॉपिक ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो आज 7वीं बार हम इस इंटरनेशनल योगा डे को पूरी धूमधाम के साथ और पूरे जोश के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। I express my gratitude and thankfulness to the Chief Guest, Dr. Arjun Singh Rana ji, Honorable Vice Chancellor, Swarnim Gujarat Sports University, Gandhinagar. My sincere appreciation to Dr. Thakur, to the compare of this program, Dr. Sudhir Kumar Sharma ji, Associate Professor. Dr. Rana और Dr. Sudhir Kumar Sharma are like beacon lights to me. मैं जब भी प्रेरणा के लिए कोई वीडियो या कोई नया कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है, कोई कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं, एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी मुझे प्रेरणा चाहिए होती है तो मैं इनकी तरफ देखता हूँ। तो आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। आपका हार्दिक धन्यवाद कि आप यहाँ आए। मैं जो आज का हमारा टॉपिक है उसको सार्थक करते हुए कुछ एक स्लाइड्स आपको दिखाना चाहता हूँ, और मेरा जो फोकस रहेगा वो साइंटिफिक और हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट्स ऑफ योगा पे रहेगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ताकि स्लाइड शेयर कर सकूं आपके साथ। कैन यू सी माय स्क्रीन? आप देख पा रहे हैं स्क्रीन? थैंक यू। देखिए, हेल्थ जो है बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है। हम अक्सर अपने सिलेबस में पढ़ाते हैं, दो चीजें पढ़ाते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं हेल्थ, एक पढ़ाते हैं हेल्थ एजुकेशन। अब जो फिजिकल एजुकेशन के लोग हैं और जो योगा एजुकेशन के लोग हैं वो हेल्थ एजुकेशन से ज्यादा संबंधित है बावजूद हेल्थ के। तो उसका कारण ये है कि जब हम बैलेंस डाइट के बारे में अवेयरनेस और नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं तो वो हेल्थ एजुकेशन है। जब हम हेल्थ रिलेटेड पॉलिसीज के बारे में डिस्कशन करते हैं, लोगों को हेल्थ सर्विसेज कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की हैं, कौन कौन सी स्टेट लेवल पर हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं, किस तरह की हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी स्कूलों में होनी चाहिए, कम्युनिटी में होनी चाहिए, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे वो प्रधानमंत्री जन धन औषधि योजना हो, इस तरह की योजनाओं के बारे में, पॉलिसी के बारे में जब हम जानकारी एकत्रित करके छात्रों को उसके बारे में बताते हैं तो वो हेल्थ एजुकेशन का कंसेप्ट है। और मेरा मानना है कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना एक अलग विषय है, अस्पताल प्रोवाइड करना, उनमें प्रॉपर बेड होना, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, एक्सपर्ट्स की अवेलेबिलिटी हो, जो कि गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट लेवल की और स्टेट लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक अलग विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। लेकिन जो टीचर्स हम हैं और जो हमारे पेरेंट्स हैं और जो हमारा समाज है, जैसे संघ के लोग हैं, ये जो लोग जानकारी उपलब्ध कराते हैं, अवेयरनेस प्रोवाइड कराते हैं हम सबको, ये ज्यादा बड़ा टास्क है। क्योंकि कहा भी जाता है प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो यदि हम अवेयर हो जाएं कि किस तरह से वायरस काम करता है, उससे कैसे बचना है, यदि हम अवेयर हो जाएं कि बैक्टीरिया का क्या रोल है, बैक्टीरिया हार्मफुल होता है या नुकसानदायक होता है, यदि हमें पता लग जाए कि दिनचर्या हम यदि प्राकृतिक चिकित्सा योग को अपनाएंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं,
तो हमें बीमारी होगी ही नहीं। कम से कम कोरोना के आने के बाद ये रियलाइजेशन सब लोगों को हुआ कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि कोरोना का अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे वायरस हैं। 1665 में सबसे पहला जो वायरस आया प्लेग के नाम से, उसके बाद 1916-17 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी। आफ्टरनून सर। जी जी, तब भी हमारा जो है बहुत बड़ा एक वायरस आया जिसके अंदर लगभग 5 करोड़ लोगों की मौत हुई। उस समय WHO भी नहीं बना था। तो आज तक जो वायरस है वो हमेशा किसी न किसी तरीके से अपनी जेनेटिक्स को चेंज करता आया है और हम उसका ट्रीटमेंट ढूंढते ही रहे हैं। यानी वायरस हमसे हमेशा 4 कदम आगे रहा है, हम उसके पीछे पीछे भागते रहे। तो आगे आने वाले समय में भी बायोमेडिकल साइंस बेशक हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, परंतु कुछ बातें नोट करने लायक है कि जब वायरस आ गया तो एंटीबैक्टीरियल जो है, एंटीबायोटिक्स से उसका इलाज कैसे होगा, जबकि एंटीबायोटिक्स से इलाज बैक्टीरिया का होता है। हम आज तक जीनोम सीक्वेंसिंग के पीछे पीछे भाग रहे हैं कि हमें पता लगे कि ये RNA पर किस तरह से इफेक्ट करता है। तो हर चीज की लिमिटेशन है, और आज भी WHO ये मानता है कि बहुत सारी दवाइयां जो यूज की जा रही हैं उनका एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज नहीं है। जैसे प्लाज्मा ब्लड डोनेट करने की बात आई, एवरमेक्टिन है उसको भी ड्रॉप कर लिया गया। बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं, लेवोसिट्रिजिन है, इनको ड्रॉप कर दिया गया लिस्ट से कि इनको मत दीजिए आप, इससे लोगों के लिवर खराब हो। तो अल्टीमेटली हम सब लोग कहाँ गए? प्रकृति की तरफ। योग भी प्रकृति है, हमें प्रकृति से जोड़ने का माध्यम ही योग है, हमें प्राकृतिक चिकित्सा से जोड़ने का माध्यम प्रकृति है। जब आयुर्वेद और योग और नेचुरोपैथी मिलकर एक होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करते हैं तो उसे हम हेल्थ कहते हैं। तो हेल्थ की डेफिनेशन को हमें बदलना होगा। हेल्थ डजंट मीन इट इज द गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेल्थ मीन्स इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। आज की डेट में सरकार हमसे सहयोग मांग रही है। कितने नियम कानून, कितनी पॉलिसी आप बना दीजिए, यदि समाज के लोग मास्क नहीं पहनेंगे, यदि हम लोग अपने हाथ को बराबर नहीं धोएंगे, यदि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे, तो ये वायरस जीत जाएगा, ये मान के चलिए आप लोग। तो इसलिए जब ये जोड़ने का काम करती है क्या सरकार से, लोग से समाज, और उसके साथ बायोमेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक साइंस, ये सारी जो साइंस है, ये जो सारी प्रूव्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम टेक्नोलॉजी है, साइंस है, ये सब जब कंबाइंड होकर होलिस्टिक अप्रोच लेके चलती है, तभी हम किसी भी तरह के वायरस से लड़ सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस फैला सकते हैं और लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे लेके चलते हैं, एक के बाद एक। हम सभी जानते हैं दैट द संस्कृत वर्ड यूनियन मीन्स योगा, ठीक है ना, माइंड बॉडी और स्पिरिट। अब इसका भी अप्रोच है। जब हम माइंड और बॉडी की बात करते हैं तो यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, और जब तक हमें ये रियलाइज नहीं होता कि हमारे अंदर क्या कमी है, तब तक हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। और जब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा तभी हमारे मन का परिवर्तन होगा, व्यक्ति के मन के परिवर्तन से परिवार परिवर्तित होगा, और परिवार के परिवर्तन से कम्युनिटी से देश, और इसके साथ ही व्यवस्था में परिवर्तन होगा। केवल फेसबुक पर ये डालने से या व्हाट्सएप पर ये डालने से कि ये बुरा है, वो बुरा है, उसको नीचे करो, उसको ऊपर करो, से बात नहीं बनेगी। ये एक सिस्टमेटिक तरीका है। जब तक आप यम के ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत नहीं बनाएंगे, जब तक आप सत्य का, अहिंसा का मार्ग नहीं अपनाएंगे, कर्म वचन और मन वचन और कर्म की अहिंसा नहीं करेंगे, तब तक आप योग में आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद आता है नियम। तो ये यम और नियम जो है, यम नियम आसन प्राणायाम, ये हमारे बहिरंग योग में आते हैं। उसके बाद आता है प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये अंतरंग योग में आते हैं। तो बहिरंग यानी एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम को जब हम अपने अंदर के एनवायरनमेंट, अंदर के इकोसिस्टम के साथ जोड़ देंगे, तभी एक होलिस्टिक अप्रोच आएगी। जो मुख्य योग के एलिमेंट्स हैं उनमें हम जानते हैं आसन। अब आसन क्या है? आसन जो है वो केवल फिजिकल पोस्चर नहीं है। जब तक आप माइंडफुलनेस के साथ आसन नहीं करते, यानी श्वास के साथ,
ओम के उच्चारण के साथ, रम के उच्चारण के साथ, राम के उच्चारण के साथ यदि आप और चक्रों को ध्यान में रखते हुए यदि आसन नहीं करते, यानी मुद्रा, प्राण और मंत्र के साथ ही आसन होता है। आसन ये नहीं है कि आपने फटाफट किए 3-4 आसन और फटाफट जो है पैक किया और घर चले गए, ऑफिस चले गए। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आसन का मतलब है माइंडफुलनेस बॉडी पॉस्चर। यदि आप उसके साथ चक्रों को नहीं जोड़ते, उसके साथ मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं करते, आपकी मुद्रा ठीक नहीं है, तब तक आसन का कोई फायदा नहीं है। जब ये चारों चीजें आपस में जुड़ती है तभी हम आसन कहते हैं। यही डिफरेंस है बिटवीन फिजिकल एक्सरसाइज एंड आसना। और आसना इज नॉट ए वर्कआउट, इट इज ए वर्किंग। वो आसन तभी कहलाएगा यदि आपके अंदर नई ऊर्जा का विकास होगा, यदि आपकी जीवनी शक्ति, वाइटल एनर्जी जिसे हम कह देते हैं, वो मूलाधार चक्र से आपके सहस्रार चक्र की ओर जब तक फ्लो नहीं होती, आसन करने के बाद जब तक आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होते, आप फ्रेश फील नहीं करते, एक्टिव फील नहीं करते, आपकी ब्रेन वेव, अल्फा ब्रेन वेव पैटर्न अल्फा थीटा डोमिनेट नहीं करता, तब तक वो आसन नहीं है। वो सिर्फ एक पॉस्चर है, वो सिर्फ एक व्यायाम मात्र रह जाएगा जो आपको थका देगा, फिर आपको नींद आ जाएगी या ज्यादा से ज्यादा भूख लग जाएगी। तो खाना पीना सोना और व्यायाम कर लेना केवल ये जिंदगी नहीं है, क्योंकि तो जानवर भी कर रहे हैं, खाना पीना सोना, रिप्रोडक्शन करना, ठीक है, शरीर से अपने जो है मल मूत्र त्याग देना और फिर सो जाना। ऐसी कोई योजना नहीं है ना ईश्वर के पास ऐसी योजना है, ना सरकार ऐसी कोई योजना बना के बैठी है कि आप खाओ पियो सो और सो खाओ पियो और अपना उठ के फिर खाओ पियो सो और फिर उसके बाद यही काम जो है दिन ब दिन करते चले। हम अपने आप को जब तक अपग्रेड नहीं करेंगे, देखिए जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का सिस्टम होता है, सेम हमारे अंदर भी सिस्टम है। जब तक हम अपने सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं करेंगे, तब तक हमारा प्रोग्राम डाउन हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी सर्विसिंग भी नहीं हो पाएगी। देखा है ना आपके, सॉफ्टवेयर नए नए आते हैं, पुराना सॉफ्टवेयर चला जाता है, नया सॉफ्टवेयर आ जाता है। हमारे अंदर बॉडी के अंदर 120 दिन तक की लाइफ होती है आरबीसी। टोटल बॉडी जो है 1 साल के अंदर हमारी 80% जो बॉडी है हमारी स्किन के अलावा बदल जाती है, सारे सेल चेंज हो जाते हैं हमारे। यही रीजन है हमारे जो सेल चेंज होते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे चले जाते हैं, बुरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस है आरबीसीज का, डब्ल्यूबीसीज का, अपनी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन का, पूरा ब्लड हमारा रोटेट होके, प्योरीफाई होके हर 2 महीने में, हर 1 महीने के अंदर हमारा चेंज हो जाता है। तो एलिमेंट्स ऑफ योगा हमें ये बताता है कि वी शुड बी अवेयर ऑफ दोज चेंजेस। इसलिए आपने देखा होगा अक्सर एंटीबायोटिक्स जब देते हैं तो ये ध्यान रखा जाता है कि आपको पूरा कोर्स करना, क्योंकि अगर आपकी बॉडी इम्यून हो गई एंटीबायोटिक से तो फिर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे और बैक्टीरिया से ही आपको बहुत सारी बीमारियां हैं। नंबर 2 आता है प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब कंट्रोल नहीं, प्राण का, यानी जो आप ऑक्सीजन गेन इनहेल करते हैं, एयर इनहेल करते हैं, उसको जब हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंड का मतलब क्या हुआ, जब वो हमारे एल्वुलर से एक्सचेंज होकर ब्लड में जाती है और ब्लड में वो एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और ये सारी की सारी जो एनर्जी है एटीपी की फॉर्म में हमारे डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स, मसल्स को प्रोवाइड की जाती है। जब ग्लूकोज हमारे ब्रेन को सफिशिएंटली पहुंचता है प्राणायाम के माध्यम से, ऑक्सीजन जब हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोटीन फैट सिंथेसाइज होता है, उसी को हम प्राणायाम कहते हैं। हमारे लंग्स का हमारे हार्ट के साथ बड़ा क्लोज रिलेशनशिप है। हम किस तरह की ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, किस तरह की हम हमारी बॉडी के अंदर, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह से आगे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के बीच में जो डिफ्यूजन है, जो हमारा बैलेंस है, वो कैसे बनेगा। इसी तरह से जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसको बैलेंस करने का तरीका प्राणायाम है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीच में, जिसे हम ईड़ा पिंगला कह देते हैं, जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है, उसे हम कहते हैं कि अब हम अल्फा थीटा ब्रेन वेव पैटर्न्स में आ गए, अब हमारा बैलेंस बन गया, जिसे हम कहते हैं होम्योस्टैटिक बैलेंस बन गया। तो प्राणायाम का कार्य क्या है, बैलेंस बनाना, अच्छे संस्कार उत्पन्न होना। आसन और प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर में संस्कार उत्पन्न होते हैं। और मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि जो भी हमारे शरीर में संस्कार उत्पन्न हुए आसन करने से, प्राणायाम करने से, जो भी हमारे शरीर में नए सेल बने,
जो हमारे ब्रेन सेल्स जिन्हें हम न्यूरॉन्स कह देते हैं, नए न्यूरॉन्स हमारे शरीर में बने, उनके बीच में फायरिंग जो है वो इंक्रीज हुई, उनका आपस में कनेक्शन जो स्ट्रॉन्ग हुआ, हमारे शरीर के संस्कार जो हमारे अंदर रिजॉल्व करने से जो प्रोड्यूस हुए, उनको हमारे सेल तक पहुंचाना और सेल की सेल वॉल को भेद कर अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहते हैं, वहां तक पहुंचाना और पूरे के पूरे सेल के स्ट्रक्चर को, उसकी पूरी केमिकल कंपोजिशन को जब पॉजिटिविटी से भर देते हैं हम, जब उसको एनर्जी से हम भर देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, ये काम मेडिटेशन करते हैं। इसीलिए एक सीक्वेंस है, पहले आप आसन करिए, शरीर को साधिए, अन्नमय कोश को साधिए, फिर आप आगे बढ़ेंगे प्राणमय, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंत में आनंदमय कोश तक। मेडिटेशन के अंदर आप आनंदमय कोश तक पहुंच सकते हैं। विज्ञानमय कोश से आनंदमय कोश तक की जो जर्नी है ये आपकी, ये मेडिटेशन के द्वारा होती है। जब आपका विशुद्धि केंद्र जो है वो प्राणायाम में एक्टिवेट होता है, उसके बाद आपका आज्ञा केंद्र और सहस्रार केंद्र जब एक्टिवेट होता है, ये काम मेडिटेशन का है। और हम सभी जानते हैं जिस तरह कंप्यूटर में सीपीयू होता है, इसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन होता है, और ब्रेन के अंदर जो है हमारे लेफ्ट और राइट ब्रेन होते हैं, ठीक है, मोटा मोटा यदि हम देखें, कॉर्पस क्लोसम नाम का जो बीच में गैप होता है वो हमारा होता है। हमारे ब्रेन के अंदर जो है जायरिफिकेशन होता है, जो कि हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन के फंक्शन के लिए, न्यूरॉन्स की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। तो जब हम आसन प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो हमारा ब्रेन की तरफ, ग्लूकोज का जो सप्लाई है वो ब्रेन की तरफ वो ज्यादा हो जाती है, जिससे हमारा माइंड फोकस, हमारा जो एमिगडाला है, जो हमारी अच्छी नींद आना है, वो हमारा शुरू हो जाता है। शुरुआत में जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बेसिकली क्या इफेक्ट आता है, हमें नींद अच्छी आने लग जाती है। योग निद्रा का पर्पस है आपके लिए वेकफुलनेस, अवेयरनेस प्रोड्यूस करना, यानी अल्फा ब्रेन वेव पैटर्न को एक्टिवेट करना। पर शुरू में क्या है, नींद अच्छी आती है, कोई दिक्कत नहीं है शुरुआत में। नींद अच्छी आने का मतलब ये है कि आपको पहले से नींद अच्छी नहीं आ रही थी, जिसके कारण आपका स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी बढ़ रहा है। तो मेडिटेशन के जो इनिशियल इफेक्ट्स हैं उसके अंदर आपकी नींद अच्छी हो जाती है, आपको ब्रेन को कंप्लीट रिजुविनेशन, रिलैक्सेशन मिलने लग जाता है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आपका जो ब्रेन का हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एक्सिस, HPA एड्रेनल एक्सिस, आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं, आपकी सोचने की क्षमता है, प्लानिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, चीजों को मेमोराइज करना, जिसके लिए हिप्पोकैम्पस रिस्पॉन्सिबल है। आपके जो इमोशंस हैं वो कंट्रोल हो जाते हैं क्योंकि पेनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है। थैलेमस, पैराथायरॉइड और थायरॉइड ग्लैंड्स आपके एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं, उनके बीच में बैलेंस बनता है। जितने भी फील गुड हार्मोन्स हैं वो आपके शरीर में रिलीज होने लगते हैं। अब जो ये क्रियाएं हैं जिनको हम क्लेंजिंग भी कह देते हैं, देखिए चाहे योग हो या नेचुरोपैथी हो, दोनों का इफेक्ट क्या है, मेनली शोधन और शमन। शोधन का मतलब होता है क्लेंजिंग, यानी बॉडी डिटॉक्सिफाई करती है। तो आयुर्वेद और योग में एक कॉमन चीज क्या है, शोधन भी करते हैं और शमन भी करते हैं। शमन का मतलब है बैलेंस करना, शोधन का मतलब है डिटॉक्सिफाई करना। अब हमने सुना होगा, आपने सुना होगा, कुंजल के माध्यम से, मेथी के माध्यम से, कपालभाति के माध्यम से हम अपने शरीर का शोधन करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, क्योंकि टॉक्सिन्स तो रहेंगे, वायरस रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, वो आते जाते रहेंगे। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। बैड बैक्टीरिया हमारी स्टमक में हमेशा आता रहता है, हमारी डाइट से आता रहता है, हमारे जो है ऑक्सीजन के माध्यम से जब हम इनहेल करते हैं, एयर पोल्यूशन में हम रहते हैं उसकी वजह से आता रहता है, हमारी सोच की वजह से आता रहता है। तो दो तरह का डिटॉक्सिफिकेशन जरूरी है, एक है फिजिकल फिजियोलॉजिकल डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा है मेंटल डिटॉक्सिफिकेशन। अभी अभी जो नई डेफिनेशन बनी है हेल्थ की, वो डेफिनेशन इस बात के ऊपर काफी जोर देती है, जो मेडिकल डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ह्यूमन बीइंग्स आर एक्चुअली इम्यूनोलॉजिस्ट, मेंटल इम्यूनोलॉजिस्ट्स। हम सारे के सारे मेंटल इम्यूनोलॉजिस्ट, कोई स्पेशल इम्यूनोलॉजिस्ट हमें बाहर से नहीं चाहिए। हम अपने मेंटल इम्यूनोलॉजिस्ट कब बनते हैं, जब हम योग सीखते हैं। योग के द्वारा हम क्या करते हैं, अपने विचारों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, अपने शरीर के जो हमारे जरूरी ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इतना स्ट्रॉन्ग बना देते हैं कि वो खुद ब खुद एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। कौन से एंटीबॉडीज, ऐसे एंटीबॉडीज जो पॉजिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एंटीबॉडीज, जो हमारे शरीर को पॉजिटिविटी देते हैं, सकारात्मकता देते हैं। तो हम सब इम्यूनोलॉजिस्ट हैं, हम खुद अपने शरीर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर पॉजिटिव थॉट्स को प्लांट करते हैं।
वो एक तरह के पॉजिटिव एंटीबॉडीज हैं हमारे, जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं और क्योर भी करते हैं। अगर हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट में हर रिलीजन के अंदर आप देखेंगे कुछ ना कुछ किसी न किसी रूप में किसी एक पक्ष को योग के इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमारे लाइफ का एक पार्ट बना के देखा गया। आज भी हम कहते हैं कि जब तक हम गुरुकुल परंपरा और जब तक हम अपने प्राकृतिक से नहीं जुड़ते तब तक हम योग में कामयाब नहीं हो सकते, चाहे कितना ही बायोमेडिकल साइंस प्रगति कर ले। प्रगति बायोमेडिकल साइंस में बहुत की है, जितनी हाइट बायोमेडिकल साइंस और मेडिसिन ने की है उतनी ही गहराई हमारे योग और वेद और एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर आपको मिलेगी। हजारों साल पुराना इतिहास ऐसे ही सर्वाइव नहीं करेगा। प्री क्लासिकल युग की यदि बात करें तो बौद्ध धर्म के अंदर मेडिटेशन और एथिकल थॉट्स के बारे में ज्यादा जोर है, क्योंकि वहां मेडिटेशन, विपश्यना, ध्यान, इसके ऊपर ज्यादा जोर है। जैनिज्म के अंदर लिबरेशन ऑफ द स्पिरिट, यानी किसी तरह से निर्वाण की प्राप्ति हो, उसके ऊपर ज्यादा जोर है। ये सारी चीजें एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लीडर, एज ए एनिमल हु इज हैविंग हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स हम ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हिंदुइज्म कहता है फिजिकल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट एंड दैट इज एक्चुअली द हार्बिंगर, यानी बार बार लौट कर हम जो है फिजिकल प्यूरिफिकेशन की तरफ, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें पीछे की सारी चीजें हायरार्किकल नहीं है, ये एक्चुअली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे की पूर्ति करती है। फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स। उसके बाद जब क्लासिकल योगा 2nd सेंचुरी एडी में आया तो अष्टांग योग की उत्पत्ति हुई। उसके अंदर विजडम को कैसे इंटरनलाइज किया जाए, इसका सीधा सीधा संबंध हमारे लाइफ स्किल्स के साथ। लाइफ स्किल कौन से हमारे, जो हमें एम्प्लॉयबल भी बनाते हैं और लाइफ में डिसीजन लेने के लिए भी काबिल बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोपिंग विद स्ट्रेस, कोपिंग विद इमोशंस। आजकल के यंग बच्चों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन है, एंजाइटी है। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारे के साथ कम्युनिकेशन स्किल्स। और अब जो स्किल आ गए हैं जो आपको ज्यादा एम्प्लॉयबल बनाते हैं उनमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यदि आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो आप पीछे रहिए। लेकिन ध्यान रहे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते बढ़ते हमें अपने एनवायरनमेंट को नहीं भूलना। इसलिए ग्रीन स्किल नाम का एक स्किल आया, क्योंकि ये जब मल्टीपल स्किल्स, एंटरप्रेन्योर स्किल्स, आपको आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट हमारे देश में आजकल आ रहा है वो है कि हम अपने अंदर एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करें। ये जो 3 स्किल है हमारे, ग्रीन स्किल, एंटरप्रेन्योर स्किल और आईटी स्किल्स और टाइम मैनेजमेंट स्किल चौथा, ये चारों स्किल यदि आपने सीख लिए, समय का सही सदुपयोग करना आपने सीख लिया, अपने लिए स्मार्ट गोल सेट करना सीख लिया, then nothing is going to stop you from being successful। यही योग का काम है। ये सारी की सारी चीजों को जो नई है चाहे वो पुरानी है, नई चीजों को एक्सेप्ट करना और पुरानियों को ना छोड़ना, दोनों के बीच में यूनिटी बनाना और फिर आगे बढ़ना, सक्सेस होना ही योग है। पोस्ट क्लासिकल योगा के अंदर बहुत ज्यादा जोर जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट्स को दिया गया। खासकर जब हमारा योग अमेरिका गया तो वहां पर उनको हठ योग ज्यादा पसंद आया, जो शरीर को तोड़ मरोड़ के पसीना आ जाना, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। पर धीरे धीरे उनको जब जैसे जैसे हिस्ट्री, फिलॉसफी उन्होंने पढ़नी शुरू की लोगों ने अमेरिका में, तो ये रियलाइज हुआ कि इट इज मच मोर देन जस्ट द फिजिकल प्रैक्टिस। तो हम ये बात मान के चले कि बायोमेडिकल साइंस जो है वो ये मानती है कि इट इज ए कैम का मतलब जितनी भी हमारी आयुष की पद्धतियां, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, होम्योपैथी, सिद्धा, ये सारी की सारी जो नेचुरोपैथी थेरेपीज हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन है। पर ध्यान रहे, अभी एक रिसर्च हुई इटली के अंदर, जब शुरू में कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा था तो एस व्यासा संस्थान ने एक 10 मिनट का योग की एक्सरसाइज का, प्राणायाम की एक्सरसाइज का मॉड्यूल बनाया और इटली के डॉक्टर्स को दिया। वो डॉक्टर जो 18-18 घंटे काम करते थे, बहुत थक जाते थे, वो लोग एकदम से एनर्जेटिक फील करने लगे उस एक्सरसाइज को करने के बाद, उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को करने के बाद। और उसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए। धीरे धीरे जो मरीज कोरोना के पेशेंट थे वो लेटे हुए थे और बहुत उनकी ऑक्सीजन लेवल का बहुत प्रॉब्लम आ रहा था, उन लोगों ने भी जो लेटे लेटे कुछ ऐसी एक्सरसाइज, प्राणायाम करने शुरू किए तो उनकी भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हुई। मॉर्बिड और कोमॉर्बिड कंडीशंस में जो पेशेंट, जैसे जो क्योर नहीं हो सकते, यानी आज नहीं तो कल
जो कैंसर के पेशेंट्स हैं जिनका क्योर पॉसिबल नहीं है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में योगा ने बहुत इंपॉर्टेंट, और मेडिटेशन ने खासकर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो जो हमारी प्रिवेंटिव और जनरल हेल्थ है, और जब हम रिकवर हो जाते हैं उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का काम है, ये योगा, नेचुरोपैथी और जितनी भी कॉम्प्लीमेंट्री ऑल्टरनेटिव मेडिसिन हैं, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर। हम सब जानते हैं हेल्थ बेनिफिट्स में नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच में एक योग करने का काम भी ये करता है। इसके अलावा जो स्पोर्ट्समैन है, जैसे हमारे बीच में यहाँ बहुत सारे खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, बहुत सारी भ्रांतियां थी कि नहीं योग करने से ये हो जाता है, मसल स्लो हो जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं। यदि आप सिलेक्टिव एक्सरसाइजेस को स्ट्रेचिंग के रूप में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज करेंगे तो ये आपके जॉइंट्स को ज्यादा स्टेबल बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। खासकर जो साइकिलिस्ट हैं, जो रनर होते हैं, आपने देखा होगा दौड़ते दौड़ते उनके कंधे आगे चले जाते हैं और उनके जो फेफड़े हैं वो छोटे हो जाते हैं, उनका पॉस्चर में प्रॉब्लम आती है। वैसे बहुत सारे योग में आसन है, पॉस्चर्स हैं, जैसे चक्रासन है, धनुरासन है, भुजंगासन है, जिससे उनका पॉस्चर जो है वो ठीक हो जाता है। और फिर वो जब वो एक्सरसाइज साइकिलिंग वगैरह या फॉरवर्ड बेंडिंग जो भी चीजें करते हैं तो वो उसमें उनका, क्योंकि जब आप आगे की तरफ झुक जाते हो एक्सरसाइज करते समय तो आपके फेफड़ों का साइज छोटा हो जाता है, जिससे आपकी एंड्योरेंस की जो कैपेसिटी है वो सफर करती है। तो बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हैं जिससे कि पॉस्चर करेक्शन में स्पोर्ट्समैन में के लिए बहुत सारे आसन और बहुत सारे ऐसे प्राणायाम हैं जो कि उनकी जो वाइटल कैपेसिटी है और जो टोटल लंग कैपेसिटी को काफी इंक्रीज करते हैं और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस उनकी बढ़ती है। इसके अलावा हेल्थ बेनिफिट में ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां, एथलीट्स ट्रायल में विमेन के अंदर जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उनके पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, उनको ऑस्टियोपेनिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, और उनको ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो हो जाते हैं। इन सब चीजों को प्रिवेंट करने में, इनका ट्रीटमेंट करने में जो सात्विक भोजन, न्यूट्रिशन है हमारा, उसके अंदर बहुत बेनिफिट होता है। थेरेपेटिक की यदि बात करें, योगा एज ए थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, तो हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ब्रोंकियल न्यूरोलजिया, वर्टिब्रोब्रेसियल इनसफिशिएंसी जैसी प्रॉब्लम, नर्व रूट जैसी प्रॉब्लम को भी बहुत सारी रिसर्च ऐसी है जो मिनिमम कम से कम 8 हफ्ते का स्पेसिफिक जब हम कोई एक पर्टिकुलर मॉड्यूल देते हैं तब ये रिजल्ट आते हैं। ये ध्यान रखिए, जितने भी रिसर्चर जुड़े हुए हैं, केवल 3 या 4 दिन योगा किया, प्राणायाम किया और मुझे रिजल्ट नहीं आया क्योंकि इसलिए योगा बेकार है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो जब भी आप किसी एक्सपर्ट के अंदर ट्रेनिंग लें तो कम से कम 8 हफ्ते 6 हफ्ते उस ट्रेनिंग को लगातार करें, तभी आप उसके रिजल्ट को रैंडमाइज कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं और फील कर सकते हैं। स्ट्रेस के अंदर और किस तरह से हमारा ब्रेन काम करता है, किस तरह से ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलस जो है वो हमारे ब्रेन को अटैक करते हैं और हमारे सिस्टम को जो है चेंज करने की कोशिश करते हैं। जब हम आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि का प्रयोग करते हैं तो हमारा जो इनवॉलंटरी फंक्शंस है, हमारे हार्ट रेट है, रेस्पिरेशन रेट है, जो हमारा इंटरनल सीक्रेशन है, जितने भी हमारे केमिकल्स का हमारे शरीर के अंदर, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सीक्रेशन है, ये सारा का सारा हमारा वॉलंटरी हो जाता है, यानी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आज की डेट में ऐसी बहुत सारी बायो फीडबैक की टेक्निक्स हैं जिसको यूज करके हम अपनी रेस्पिरेशन रेट को डीप, स्लो एंड रिदमिक बना सकते हैं। हम मेजर कर सकते हैं इलेक्ट्रोडर्मल रिस्पॉन्स से कि इस समय आपका थॉट पैटर्न क्या चल रहा है। ब्रेन की जितनी भी हमारी ब्रेन मेजरमेंट टेक्निक्स है, जैसे फंक्शनल एमआरआई है, पेट स्कैन है, बायो फीडबैक है, इससे हम एम्पलीफाइड फॉर्म में आपके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनको फीड करके आपको बता सकते हैं। उसके साथ एक इंटरवेंशन योग का, मंत्रों का, योग निद्रा का इंटरवेंशन देके आप फील कर सकते हैं कि यस देयर इज अ चेंज। और जो जितनी मशीनें हमारी, जो गैजेट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है, ये बताते हैं कि आप लोग इस लेवल पे पहुंच गए, इस लेवल। तो एक ऑब्जेक्टिविटी आती है हमारी रिसर्च में, और हमारी जो चेंजेस हैं हमारे अंदर, जो हमें मोटिवेशन दे रहे हैं, उसके साथ उसका जो तालमेल है, जब उसका योग होता है दोनों का, तो हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम और बेटर से बेटर करने का प्रयास करते हैं। तो ये प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और रिहैबिलिटेशन साइंस के अंदर योग, नेचुरोपैथी का जो रोल है, इसको हम कभी भी अंडरमाइन नहीं कर सकते। दोनों जो सिस्टम्स हैं वो अपना अपना काम करते हैं, लेकिन अलग अलग काम नहीं कर सकते। दोनों को एक साथ काम करना पड़ेगा, तभी हम कह सकते हैं कि एज ए होलिस्टिक अप्रोच हम ह्यूमन बींग्स के वेलनेस और वेलबींग के लिए काम करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने अधिक समय नहीं लिया होगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। धन्यवाद सर जी। माननीय विक्रम सिंह सर ने अभी हमें जो योग के बारे में बताया, उसका हमारे जीवन में सच में हमें बहुत लाभ मिला। सर ने बताया कि हमें कुछ स्किल और
जो योगा करते समय हमें जो स्टेप्स है उसका अगर ध्यान रखे तो हमारे जीवन में उसका अधिक लाभ हो सकता है। मंजिलें हासिल होती है अगर काबिल को अरमान, मंजिलें हासिल होती है अगर काबिल को अरमान, और इरादे हो बुलंद तो झुक जाता है आसमान। हमारे इरादे अगर बुलंद हो तो हम ये जो कोविड-19 का जो हमारे यहाँ अभी वायरस चल रहा है, योग के माध्यम से हम उस पर भी मात कर सकते थे। धन्यवाद सर जी, आपने हमारे छात्रों को और हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी दी है वो हमारे जीवन में बहुत लाभदायक रहेगी। और आप और भी हमसे जुड़े रहो, ऐसे चर्चा सत्र हम आयोजित करते रहेंगे और आपका जो बहुमूल्य विचार है वो हमें मिलते रहेंगे। धन्यवाद। मैं इसके बाद में आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा सर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एचओडी फिजिकल एजुकेशन स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट यूनिवर्सिटी गांधीनगर। Good morning, one and all. Good morning, sir. Om Sehna Bhavatu Sehno Bhunaktu Saviryam Karvavai Tejasvinavadhitamastu Ma Viddhishavai Om Shanti 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 Om। सर्वप्रथम तो मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार ठाकुर जी का, जो कि राजीव गांधी महाविद्यालय सड़क अर्जुनी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, और भूतपूर्व प्राचार्य थे वेनगंगा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, और उनके साथ डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी जी का, जो कि वर्तमान में प्राचार्य हैं वेनगंगा कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। उन दोनों महानुभावों का आज इस एक दिवसीय वेबिनार का आयोजन करने के लिए, जिसका लक्ष्य जीवन में योग का महत्व रखा गया है, इसका आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं उन दोनों महानुभावों को। और ये जो टॉपिक इन्होंने चूज किया, ये टॉपिक आज के दिन में बिल्कुल एकदम सार्थक है। क्यों? उसका रीजन है, अगर आप डेली न्यूज पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो ये पा रहे होंगे कि जो लोग एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखना चाह रहे हैं, तो सभी एक्सरसाइज और फिटनेस प्रोग्राम बनाने वाले शिक्षाविद आज इस बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि कोई भी इंटेंस एक्सरसाइज ना करें। कारण ये है कि आप जिस महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना से, पिछले साल 2020 में भारत में इसका प्रवेश हुआ मार्च के महीने में, लेकिन उससे पहले, क्योंकि इसको हम सब लोग कोविड-19 बोलते हैं, 2019 में ही ये बीमारी पूरे देश में अपने पैर, पूरे विश्व में पैर पसार चुकी थी। भारत में तो ये 2020 में पहुंची, और इसके लक्षण जो है, इसका जो वायरस है, वो पूरी बॉडी में इस प्रकार फैल जाता है कि एक व्यक्ति 3-4 दिन के बाद ही चौथा, पांचवा, छठा और सातवां दिन जो है वो इतना सीरियस डे काउंट होता है कि सांस लेने की बिल्कुल तकलीफ, ऑक्सीजन लेवल को नीचे ले जाना, फेफड़ों को सिकोड़ देना, खराब कर देना, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाती। तो आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ये जो एक वेबिनार आयोजन करने का बीड़ा ठाकुर साहब ने और चतुर्वेदी साहब ने उठाया, ये एक बहुत ही उचित काम इन्होंने किया। और स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी माननीय वाइस चांसलर श्री अर्जुन सिंह राणा जी के नेतृत्व में पिछले मार्च से ही एकदम लगातार तत्पर रही है इस काम को करने में। लास्ट ईयर तो मेडिकल साइंस, आयुर्वेदिक साइंस और सभी साइंस विद भी इस बात में परेशान थे
कि क्या इसका कोई इलाज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस प्रकार से इससे बाहर निकल के आएंगे, और सभी लोग लॉकडाउन में फंसे हुए। लेकिन जैसे जैसे इसके बारे में जानकारियां मिलती गई, मेडिकल साइंस के थ्रू, एलोपैथी के थ्रू या आयुर्वेदिक साइंस के थ्रू, नई नई बातों का पता लगने लगा। इस साल मार्च के महीने में ही स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ने इंग्लिश, हिंदी और गुजराती में स्पोर्ट्स, यूथ एंड कल्चरल डिपार्टमेंट के अंतर्गत फिजिकल एक्टिविटी, यौगिक एक्टिविटी और किस प्रकार से आयुर्वेदिक साइंस के थ्रू अपने आप को फिट रखा जाता है, एक पुस्तिका का अनावरण माननीय वाइस चांसलर श्री के नेतृत्व में करा गया। और क्योंकि ये पूरी पुस्तक कोविड-19 के दौरान अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तैयार की गई, इसमें सभी एक्सरसाइज और उनका ड्यूरेशन बहुत ही सूक्ष्म रखा गया है। आज इस महामारी के दौरान आप अपने आप को अपने घर में रहकर स्वस्थ रख पाए, इससे बड़ा कार्य कोई नहीं। अभी मुझसे पूर्व बोलने वाले वक्ता मेरे मित्र डॉक्टर विक्रम सिंह, जो कि सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय न्यू दिल्ली में, पिछले बहुत सालों से विक्रम सिंह जी योग में जुड़े हुए हैं और उन्होंने योग से जुड़े हुए सभी पहलुओं को छुआ, बातचीत की उसमें और उसके बारे में बताया। मैं उनकी बातों को ही थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इसमें बात करूंगा। थोड़ा योग पे लोगों को विश्वास जताने के लिए मैं आज एक छोटी सी स्टोरी आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा, जिसको सुनकर आपको, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अगर आपने न्यूज सुनी हो तो उसमें बाबा रामदेव जी, जो कि योग का प्रचार प्रसार करते हैं अपने माध्यम से, अपने संस्थान के माध्यम से, पतंजलि योग पे भी बहुत अच्छा वो चला रहे हैं उसके माध्यम से, तो कुछ मेडिकल डॉक्टर्स जो कि एलोपैथी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अदर मेडिसिन सिस्टम्स को चैलेंज करते हुए उनको कुछ चैलेंजेस किए हुए थे। तो एक बहुत ही बड़े योगी हैं आज की दुनिया में, प्रेजेंटली अभी भी जीवित हैं, श्री विक्रम चौधरी, BIKRAM, और वो विक्रम योगा के नाम से जो है योग सेंटर्स चलाते हैं, मोर देन 2500 सेंटर्स थ्रू आउट वर्ल्ड। और जैसा भी विक्रम सिंह जी ने हमें बताया था कि अमेरिका जब योग पहुंचा तो उन्होंने हठ योग की समझा, बाद में उनको समझ में आया कि योग कुछ और भी है। तो हठ योग को लेकर जाने वाले विक्रम चौधरी जी हैं अमेरिका। विक्रम चौधरी 50 के दशक में एक वेट लिफ्टर होते थे और किसी एक्सीडेंट के दौरान उनकी एक टांग टूट गई। टांग टूटने के बाद उन्होंने सभी डॉक्टरों से कंसल्ट किया, इलाज कराया, सब ने उनको मना कर दिया कि आप चल फिर नहीं पाएंगे, ताउम्र लंगड़े ही रहेंगे। ये ऐसा उनकी वेबसाइट पे ही था। विक्रम चौधरी जी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे व्हील चेयर पे एकदम थे। तो उन्होंने उनके एलोपैथी का इलाज कराने के बाद एक गुरु थे श्री घोष साहब, उनके पास योग की प्रैक्टिस शुरू करी और उन्होंने उनको कहा कि आपको ये टांग से आप चलने भी लगेंगे और ठीक भी हो जाएंगे। एक लंबे इलाज के बाद विक्रम सिंह जी बिल्कुल स्वस्थ हुए, विक्रम चौधरी जी, और उसके बाद उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं, क्योंकि आपके द्वारा ये योग सिखाने के बाद मेरा शरीर स्वस्थ हो गया है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं घोष साहब ने, तो आप सिर्फ योग का प्रचार प्रसार कीजिए।
तो मैं आप सबको बता दूं कि हम सब लोग सोचते हैं कि कौन योग को सबसे आगे लेके आया, कितना प्रचार प्रसार किया। 2500 सेंटर आप मान सकते हैं। सन 70 के दशक से वो अमेरिका में सेटल्ड है और ये विक्रम योगा के नाम से वेबसाइट भी है, बहुत बड़ी वेबसाइट है। हजारों लाखों लोगों को वो योग सिखाते हैं, लाखों लोगों के जीवन में योग को जीने के तरीके के तौर पे सिखाते हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, वहां पर सभी तरह के लोग अपने आप को फिट रखने का काम करते हैं, सीखना चाहते हैं। जनसंख्या बहुत है होगी, अब सभी विश्व के पूरे विश्व से लोग वहां पहुंचते हैं अच्छी रोजी रोटी के तलाश में, और सब लोग अपने आप को फिट रखने के लिए योग करते हैं। तो योग कोई धर्म नहीं है, ये एक जीवन जीने का तरीका है, अपने शरीर को और मन को स्वस्थ रखने का एक जरिया है। अगर हम ये मानकर योग को अपनाएं तो आप ये मानेंगे, देखेंगे कि योग शरीर को ना सिर्फ स्वस्थ रखता है, ना सिर्फ तंदुरुस्त रखता है, बल्कि मानसिक तौर पर भी एक योगी को इतना सुदृढ़ बनाता है कि वो विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने में, सही निर्णय लेने में एकदम सक्षम हो जाता है। मनुष्य का जो शरीर है वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, उसके अंदर अपना एक मस्तिष्क है, मन है जिससे वो सोचता है और अध्यात्म की तरफ जाता है। आप विश्व के कितने भी रिलीजियस को ले लीजिए, सब में अध्यात्म की बात की गई है। कोई भी धर्म किसी दूसरे को सताने के लिए मारने की बात नहीं करता, विश्वास की बात करता है। योग इस पूरे कार्यक्रम को, बातों को आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रबल करता है, सुदृढ़ करता है, सशक्त करता है। आप अगर शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे एकदम संतुलित हैं, अपना सामंजस्य विपत्तियों में भी बनाए रखते हैं, तो आप ये पाएंगे कि आप आराम से अपने जीवन को जी सकते हैं, बढ़िया से अपना जीवन निर्वहन कर सकते हैं और अच्छे प्रकार से सभी प्रकार की चीजों को, कार्यों को कर सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से 7 साल पहले विश्व ने इस बात को माना कि योग एक ऐसी क्रिया है जो दैनिक जीवन में लागू करने से हम अपने शरीर को, अपने मन को, अपने आसपास के वातावरण को बहुत अच्छा रख सकते हैं, सुदृढ़ रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। आज आप देखिए हरे रामा हरे कृष्णा संस्थान जो है कितने हाई लेवल पे योग का प्रचार प्रसार कर रही है, गुरुकुल सिस्टम का प्रचार प्रसार कर रही है। आप अगर पाए कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था, गुरु शिष्य परंपरा जो थी, वो इस बात पर बहुत निर्भर करती थी कि आप किस परिपाटी से जुड़े हुए हैं और किस प्रकार से अपनी डेवलपमेंट करा रहे हैं। जैसा अभी मेरे साथी विक्रम सिंह जी ने प्रकाश डाला था बहुत सी बातों पे रिलेटेड टू मेडिसिनल साइंस आल्सो, कि योग के अंदर क्लींजिंग प्रोसेस है, शोधन क्रियाएं हैं, ये सब चीजें बहुत एडवांस लेवल पे है। और जब हम योग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं सिर्फ आसनों को छोड़कर, योगासन सिर्फ एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने आप कर सकते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक। अदरवाइज बाकी सभी 7 हठयोग के जो सोपान है उनको करने के लिए आपको उचित गुरु की जरूरत है, किसी अच्छे निरीक्षक की जरूरत है। अगर आपके पास अच्छा योग निरीक्षक है वो आपको बहुत ही अच्छे से स्वस्थ रख सकता है, आप
आपके शरीर का कायाकल्प कर सकता है। आप अपने पूरे बॉडी को बिल्कुल फिट, स्वस्थ और सुदृढ़ रख सकते हैं। योग क्लीनिंग प्रोसेसेस की वजह से, शोधन क्रियाओं की वजह से हम लोगों को स्व उपचार की तरफ भी बढ़ाता है। कैसे? जल नीति अगर आपने एक बार सीख ली तो आप सर्दियों और बरसात के मौसम से, जबकि लोगों को ज्यादातर नोजल्स में वायरस का इन्फेक्शन होता है, जल नीति हल्के से गुनगुने गर्म पानी से कर लें, सिर्फ 15 दिन में 2 बार, तो आपको कभी भी नोजल्स के अंदर किसी भी प्रकार के वायरस का समावेश नहीं हो सकता। यदि आप कुंजल क्रिया प्रॉपरली करना सीखकर महीने में 1 बार सिर्फ कर लें, तो आप में कोई भी वात और पित्त की बीमारी जन्म नहीं ले सकती है। आप यदि किसी भी प्रकार की, इसके अंदर एक शंख प्रक्षालन क्रिया भी है, अगर आप किसी योग अच्छे गुरु के निरीक्षण में शंख प्रक्षालन क्रिया कर लेते हैं तो आपका पेट एकदम ऐसे क्लीन हो जाएगा कि कोई वायरस अंदर बचेगा ही नहीं और आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें। आज इस महामारी के दौरान हम रोज किसी न किसी महान हस्ती का, किसी न किसी शिक्षाविद का समाचार पाते हैं कि वो चले गए, गुजर गए। कारण कहीं ना कहीं छोटी मोटी लापरवाही। योग में जो सबसे पहला है यम और नियम, ये दोनों चीजें आपको आपके जीवन को जीने के तरीकों को ऊपर सुदृढ़ रहने के लिए मजबूर करती हैं, मजबूत करती हैं और ये कहती हैं कि आपको अपनी लाइफ ऐसे ही जीनी है। क्योंकि अगर आप किसी भी नियम का पालन करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और अपने आसपास के वातावरण से मतलब हमारे घरेलू, घर में जो और बाकी साथी हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन सबको भी हम स्वस्थ रख सकते हैं। योग जो है, जब हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज और यम नियम का पालन करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक सोच को आने से भी रोकता है। हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशंस को ही जनरेट करता है और जब हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस के साथ किसी भी काम को करते हैं तो हम हमेशा सक्सेस को पाते हैं। और सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस प्रकार से, क्योंकि हम अगर स्वस्थ हैं शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर से, तो हम हर बात को, हर चीज को, हर समस्या को पूर्ण चिंतन के साथ सोचते हैं और समझते हैं। आज ना सिर्फ ये महामारी ये फैली हुई है, शारीरिक शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मुझे सुनने को मिलता है कि भाई शारीरिक शिक्षक जो हैं, कोचेस जो हैं, ट्रेनर्स जो हैं, उनके ऊपर इस महामारी से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है जॉब के ऊपर और उसकी वजह से वो लोग साइकोलॉजिकली परेशान हैं। जबकि मेरा ऐसा मानना है और मैं सभी को इस बात के लिए बोलता भी कि अगर आप इस पैंडेमिक के दौरान दूसरे लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखना है किस प्रकार से ये सिखाएं, तो शायद आप इस पैंडेमिक में सबसे ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति, सबसे ज्यादा जीविका कमाने वाले व्यक्ति बन जाए। अब ये नहीं सिर्फ योग सिखा के, सूक्ष्म व्यायाम सिखा के भी आप लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना व्यायाम उनको करना है। अभी कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ रहे थे कि किसी एयरलाइंस के कोई अच्छे मैनेजिंग डायरेक्टर थे, दिल्ली में साइकिलिंग कर रहे थे। एक्सेस साइकिलिंग करने की वजह से
फेफड़े खराब हो गए और इमीडिएटली सड़क पर ही कोलैप्स होकर गिर गए। तो क्या ये शारीरिक शिक्षकों का दायित्व नहीं है कि वो लोगों को किस प्रकार से एक्सरसाइज करनी है ये सिखाएं, बताएं कि आप एक पेंडेमिक से गुजर रहे हैं, आपको लिमिटेड एक्सरसाइज करनी है, आपको लिमिटेड डाइट खानी है, आपको लिमिटेशन में ही काम करना है, आपको अपने सभी प्रोग्राम्स को, शरीर को स्वस्थ रखने के, चलायमान रखने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करने की जरूरत है, जो योग के माध्यम से तो खास तौर पर बहुत ही अच्छा रह सकता है। जैसे कि मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बताना चाहूंगा कि आप जब सुबह 20 लंबे गहरे श्वास का अभ्यास कीजिए, सिर्फ पहले, जरूरी नहीं है बहुत देर तक करें। 20 लंबे गहरे श्वास का अभ्यास करने के बाद पतंजलि के द्वारा बताए गए 16 आसनास जो है बेसिक, उन्हीं 16 आसनों को कीजिए। 4 खड़े होकर, 4 बैठकर, 4 लेटकर पेट के बल और 4 पीठ के बल लेट। पूरी बॉडी आपकी स्ट्रेच हो जाती है उसमें। हर एक आसन में 5 बार लंबे गहरे सांस लीजिए। 16 बजे 80 लंबे गहरे श्वास लिए। इसके बाद प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम। 20 बार लंबे गहरे सांस लेने हैं, 10 बार इस दाई नासिका से, 10 बार बाई नासिका से। और 1 से 1.5 मिनट कपालभाति का अभ्यास करें। बस ये व्यायाम अगर आप करते हैं तो आपके लिए पूर्णतया काफी है। Those who are doing practice for intense games, जो किसी पर्टिकुलर गेम में है, वो लोग तो अपनी फिटनेस को बरकरार रखे हुए हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी जो इस पेंडेमिक के दौरान मार्च में अपने घर में बंद हुआ, 6-7 महीने तक कुछ उसको नहीं करने दिया गया, घर से बाहर नहीं निकला, पूरा शरीर चलने लगा है, उसके लिए ये 120 लंबे गहरे सांस उसके अंदर प्राण वायु का जो संचार कर रहे हैं, ये काफी है, बहुत है। और इनको करने से वो अपने आप को बिल्कुल फिट रख सकता है। योग के ये 120 श्वास उसके व्यक्तित्व को एकदम ठीक रखेंगे, उसके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं आने देंगे और उसको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी आगे जाकर ग्रसित नहीं कर सकती। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सभी कामों को करने के लिए, जैसे कोविड-19 के हम लोगों को जागरूकता नहीं थी, इसलिए स्टार्टिंग के दिनों में लोग बहुत परेशान हुए, बीमार हुए। अभी हम लोगों के पास ऑलरेडी जागरूकता है। सरकार ने, भारत सरकार ने भी 3 दिन पहले से ही तीसरी लहर के लिए डॉक्टर्स को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। क्या आने वाले अक्टूबर-नवंबर के महीने में हो सकता है तीसरी लहर आ जाए। कल ही एम्स के डॉक्टर गुलेरिया जी बता रहे थे कि 6-7 हफ्ते बाद भी आ सकती है। थर्ड जो वायरस है वो म्यूटेंट होने लगा है। तो आप सब लोगों को जागरूकता के तौर पे इस बात का ध्यान रखना है कि डबल मास्किंग जब सरकार ने कह दिया, देखिए सरकार से मतलब भारत सरकार के मंत्री बोल रहे हैं ये नहीं, सरकारी हॉस्पिटल्स के टॉप डॉक्टर्स जब आपको कह रहे हैं कि आपको मास्क पहनना है, आपको सैनिटाइजेशन यूज करना है, आपको अपने घर में रहना है, आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है, तो आपको वो बात माननी है। क्योंकि वो लोग जो हैं वो आपके स्वास्थ्य के जिम्मेदार हैं। जितने बीमार लोग समाज में बढ़ेंगे उनके ऊपर उतना ही बर्डन आएगा काम का। जितने लोग जागरूक होंगे और अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, उतना ही सभी समाज के लिए, सर्व समाज के लिए बोलो, हम सब लोग स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, ठीक रहेंगे।
तो आज इस वेबिनार का एक दिन के जीवन में योग के महत्व के लिए जो ऑर्गेनाइज किया जितेंद्र सिंह ठाकुर जी ने और सुनील चतुर्वेदी जी ने, मैं इन दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इसको ऑर्गेनाइज करने में। विक्रम सिंह जी ने इतनी अच्छी बातें बताई। मैं देखता हूं रेगुलर तौर पर विक्रम जी योग पे नवयोग चेतना केंद्र के माध्यम से अपने और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के माध्यम से डेली लोगों को जानकारी और जागरूकता फैला रहे हैं। मैं आज इस वेबिनार के आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसका आयोजन किया, मुझे यहाँ आकर बोलने का मौका दिया। और क्योंकि परसों ही ठाकुर साहब से बात हुई थी और कि भाई इस तरह से वेबिनार और आयोजन करेंगे और आपको हम इनवाइट करते हैं, मैं उनको हमारी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाने के लिए भी उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उनको आयोजन करने के लिए। और सभी पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इससे पूरे प्रोग्राम से लाभान्वित हुए होंगे, इस बात की आशा करता हूँ। और एक अपील फिर दोबारा करता हूँ कि सरकार, खास तौर पे सरकार से मतलब है द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ, मीन्स जैसे आज की तारीख में डॉक्टर गुलेरिया एम्स के जो हेड हैं, वो अगर कोई भी अनाउंसमेंट करते हैं तो आपको उसको सीरियसली सोचना है। वो पूरे देश की सिचुएशन को भांपने के बाद बोलते हैं और वो आप लोगों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, ये बात भी मान लेनी है। वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर नहीं है कि अपनी दुकानदारी बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। वो सरकार के जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, वो भारत सरकार के प्रति उत्तरदायी हैं। किस प्रकार से लोग स्वस्थ रहेंगे इस बात के लिए, अगर उन्होंने कहा डबल मास्किंग करनी है, हाथों को आते जाते वक्त सैनिटाइज करना है और घर से बाहर बिना जरूरत जाना नहीं है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ मैं एक बार फिर आयोजकों का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर। डॉक्टर शर्मा सर ने हमें जो जीवन की सफलता के लिए बताया है, अभी तक के ये कोविड-19 महामारी का संकट टला नहीं, आगे भी जाके इसका और तीसरा चरण आ सकता है, आने वाला है। लेकिन सर, जो सफर की शुरुआत करते हैं, हमने इतने अच्छे आदतें अभी पाली है और इतने अच्छे आदतों से हम अभी गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। हमने अपने योग के जरिए और ये जो सरकार के नियमों के जरिए हमने जो अच्छी अच्छी आदतें अपनाई हैं, उसके माध्यम से हम इस तीसरी जो महामारी का संकट है वो भी टल जाएगा। क्योंकि जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वो मंजिल भी पा लेते हैं, बस एक बार चलने का हौसला चाहिए। क्योंकि अच्छे इरादों का रास्ता भी इंतजार है। आपने इतनी अच्छी बातें बताए हो, योग का महत्व बताया हो, अपने अंदर में जो पॉजिटिविटी चाहिए उसके वजह से हम इस तीसरी जो लाट आने वाली है उस पर भी हम बात करेंगे। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आगे भी जाके आपका जो बहुमूल्य विचार है वो हमें प्रदान करें। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिन के अवसर पर आपने यहाँ पे आके हमें जो अपने विचार प्रस्तुत किए उसके लिए धन्यवाद सर। मैं माननीय ठाकुर सर जी से निवेदन करती हूँ कि वो वोट्स ऑफ थैंक करें। वैनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्था द्वारा संचालित राजीव गांधी महाविद्यालय और वैनगंगा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर भरत करिंजकर साहब को मैं तहे दिल से आभारी हूँ। उन्होंने करिंजकर साहब, करिंजकर मैडम दोनों को आभारी हूँ। उन्होंने अध्यक्ष महाविद्यालय की स्थापना के अंतराल की आपसे हम जुड़ पा रहे हैं। और प्रथम में धन्यवाद करिंजकर साहब और मैडम का। उनके पश्चात हमारे जो आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्जुन सिंह राणा जी, जिन्होंने
हमारी विनती को मान देकर हमें इस कार्यक्रम को इतने अच्छे ढंग से चालू जो हम जिसकी उम्मीद से अच्छे ढंग से इन्होंने करवाया, उसके लिए मैं सुधीर शर्मा जी को, जिन्होंने मुझे उनसे बात करवाया, उनसे बोलने का अवसर दिया, मैं इनको हृदय से आभारी हूँ। अर्जुन सिंह राणा इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे शब्द, इतनी हमारी सुनने को हमारे सभी जितने सहभागी सभी इन्होंने लाभ दी होंगे, कि हम कामना करते हैं और भविष्य में ऐसी कामना करते हैं जो इतने बड़े जिम्मेदार पद होके भी हमारे लिए समय निकाले, हमारे बच्चों को मार्गदर्शन किया, हमें उन्होंने जानकारियां दिया, हमें उन्होंने बुक भी भेज दी इतने टाइम में, उनके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूँ। इस प्रकार का सहयोग मिलता रहे, ये मैं उससे कामना करता हूँ। और सर, जब भी हमें ऐसे कोई कार्यक्रम है तो आप हमें सहयोग चाहिए, हमारी हार्दिक कामना है हमारे मेडिकल कॉलेज राजीव गांधी को आपका सहयोग मिलता रहे, ये तहे दिल से मैं श्री राणा जी का हृदय से आभारी हूँ और भविष्य में अच्छे सहयोग की कामना करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद सर। अब दूसरे जो हमारे विक्रम सिंह जी हैं, ये JNU के सीनियर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, जो अपने व्यस्त समय रहते हुए भी हमें टाइम दिया, हमारे बच्चों का प्रॉपर गाइड किए, उन्होंने हमें बच्चों से उन बच्चों तक जितने हमारे सहभागी हैं सभी सहभागियों को अपने मार्गदर्शन, अपने विचार, योगा का महत्व ये समझाए, उनका मैं तहे दिल से आभारी हूँ और भविष्य में कामना करता हूँ इस प्रकार का हमें सहयोग मिलता रहे, ये हमारी उनसे विनती है। हमारे जो अभी हैं मुख्य अतिथि डॉक्टर कुमार शर्मा जी, जिन्होंने मुझे मैं परसों ही इनको फोन किया था कि सर मैं ऐसा कार्यक्रम लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल हम तैयार है। आपका इतना अच्छा सहयोग रहा, आपने हमें सहयोग दिया, बच्चों को मार्गदर्शन किया, आपका हमें ये पुराने हमारे मित्र हैं, हमें मिलते रहते हैं, बात होती रहती है, इन्होंने हमें इतने अच्छे मार्गदर्शन किए, इसका धन्यवाद सर। और भविष्य में आशा रखता हूँ कि हमें आपका सहयोग मिलता रहते। अब योग के बारे में जो कुछ शब्द है, योग सिर्फ हमें सुनने से नहीं होता है कि हम सुन लिए और गए। योग जब तक हम अपने डेली रूटीन में, डेली लाइफ में जो हमारे 24 घंटे 1 घंटे अपने लिए समय देंगे, उस समय में हम विभिन्न प्रकार के योगिक क्रियाएं करेंगे। योगा का एक क्रम वाइज है, जैसे हम पहले करते हैं कि योगा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, फिर हम नमस्कार करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इस प्रकार का एक सीक्वेंस में गए तो हमारा उसका बेनिफिट है। हम एकाएक जो हमारे जो अतिथियों ने हमें ये उसका जो निचोड़ ये है कि योगा का आपका तुरंत नहीं, उसको आप अपने डेली जीवन में शामिल करें, उसको एक सिस्टम दें, उसको एक सीक्वेंस में करें, उसको आप लगातार करें, उसका तभी रिजल्ट आएगा कि सुबह खाली पेट हो, आरामदायक कपड़े हो, स्वच्छ वातावरण में हो, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में हो। हम एकाएक जल्दबाजी में बिल्कुल न करें। योगासन और क्रियाओं में हमारे सिर्फ जो मेन कंट्रोलिंग पावर है, वो कंट्रोलिंग पावर हमारे श्वास पे है, हमारे आसन पे। हम किस प्रकार से करते हैं, चाहे वो बैठ के आसन हो, खड़े होकर हो, पेट के बल हो, पीठ हो, चाहे वो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगिक क्रियाएं करते हैं, वो सभी क्रियाओं को धीरे धीरे आराम की स्थिति में एक सीक्वेंस वाइज किया गया तो उसका हमें प्रॉपर एडवांटेज मिलेगा, हमारे जीवन में लाभ मिलेंगे। हम सभी चाहते हैं स्वस्थ, कि मैं स्वस्थ रहूं, चीज में चाहने से जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, जब कार्रवाई नहीं करेंगे, तब स्वस्थ रहेंगे। अपने सभी जो महान लोगों का ये विचार था कि नहीं, आप अपने डेली रूटीन में योग को शामिल करें। जितने बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर सभी को अपने जीवन में योग को सम्मिलित करते हैं, हमें भी सभी को अपने जीवन में योग का स्थान देना चाहिए, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, हमारी बीमारियां दूर हो, हमारे विचार, हमारे दोनों शरीर और मन दोनों का कोऑर्डिनेशन हो, दोनों समन्वय हो, अच्छे से काम सकें, ये हमारी कामना है। आप सभी हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य जो है गायकवाड़ सर, वेलगंगा सर, चमकदार सुनील सर, दोनों इतने अच्छे हमारे सभी प्राध्यापक, भक्तिखाड़े सर, जितने हमारे प्राध्यापक, वेलगंगा शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के सभी स्टाफ, राजीव गांधी महाविद्यालय के सभी स्टाफ और वेलगंगा बहुउद्देशीय विकास द्वारा संचालित सभी महाविद्यालय के स्टाफ, सभी कर्मचारी, सभी लोगों ने सब, उसके बिना ये काम संभव नहीं है। और सबसे हमारे स्टूडेंट, हमारे सहभागी, हमारे प्रतिभागी, उनका भी बहुत सहयोग, हमारे राजधानी मैडम ने इतने अच्छे एंकरिंग की, हमारे सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज, सभी कॉलेज का मैं आभारी हूँ। और एक बात, सभी को सर्टिफिकेट टाइम से मिल जाएगा। फीडबैक फार्म हम भेज रहे हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया आप सभी को सर्टिफिकेट मिलेंगे, सर्टिफिकेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पे हम भेज देंगे। आपको किसी को अगर ना मिला तो उसमें 2 नंबर हमने दिए, उस नंबर पे हमें कॉल करें, आपका सर्टिफिकेट आप तक पहुंच जाएगा। और
और भविष्य में ऐसी आशा करता हूँ इस प्रकार का जो हमारा सेमिनार आयोजन करेंगे उसमें आपका साथ चाहिए, क्योंकि बिना आपके साथ तो हम कर नहीं पाएंगे। तो भविष्य में ऐसी हम कामना करते हैं जो कोई सेमिनार हो तो हमें भरपूर सहयोग दें, कि हमारी कामना है आप सभी हमसे जुड़े, हमसे बात की, सभी महानुभावों का विचार सुना। इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और भविष्य में कामना करता हूँ हमारा सहयोग मिलता रहे। सभी स्टाफ को, सभी आप मान्यवरों को मेरा नमस्कार, भविष्य के शुभकामनाएं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग सफल मंगलमय हो, जीवन में आपको खुशहाली रहे, आप निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, आपका विचार, आपकी वाणी, आपके कर्म सभी आपका डेवलप करें, आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिले, ये हमारी कामना है। एक स्वस्थ शरीर की, एक स्वस्थ मन की सफल कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ और पुनः आगे दूसरा का कार्यक्रम आयोजन करें, उसमें हमसे पुनः मुलाकात हो, ये हमारी कामना लेते हुए आप सब मैंने बोला, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू, सभी महानुभावों को मेरा नमस्कार।